Hello, Assalamu alaikum. How are you? So I am here for the CMA Part 1 demo class. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, CMA Part 1 के लिए एक तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन करा दूं कि मेरा नाम बिलाल है और मैं अकाउंट्री के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। आई एम टीचिंग फ्रॉम 2011 ऑलमोस्ट. आई हैव क्वालिफाइड माई ACCA and ICMA from Pakistan, and now I'm teaching, and I have been teaching from 2011. Okay, so let's start. First, we have CMA Part 1. If you can see that CMA Part 1 के अंदर जो है आपके पास 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। उसमें 6 सेक्शंस में सबसे पहला जो सेक्शन है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस का है, ठीक है। फिर प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसकी वेटेज 20% है। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की 15% है, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की 20% है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट वो 20% है। कॉस्ट मैनेजमेंट, टू कंट्रोल द कॉस्ट और मैनेज इट, वो 15%। इंटरनल कंट्रोल 15%। टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, वो 15% है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम के हवाले से एग्जाम का जो सिनेरियो होगा, उसमें एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसमें 2 ऐसे सिनेरियोज होंगे, ठीक है। उसमें ऐसे सिनेरियोज में वो सेवरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो ऑब्वियसली सेक्शन के उसमें नहीं होंगे, उसमें फॉर्मेट में या फिर जो है उसी फ्लो में, ठीक है। वो आप ये भी हो सकता है कि भाई वो सेल्स वेरिएंस क्वेश्चन पहले पूछ ले, फिर इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। और इसके मिनिमम मार्क्स ऑब्वियसली 50% है, जिसमें आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि 50% परसेंटेज इतनी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं कि हम ये पेपर पास करें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन में सबसे पहले जो बात हो रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो रही है। ऑब्वियसली हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अ बिजनेस अंडरटेक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग करना, ठीक है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो हमारी बिजनेसेस में हो रही है उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेस कौन हो सकते हैं? डायरेक्ट यूजेस हो सकते हैं, इनडायरेक्ट यूजेस हो सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो यूजर्स कौन है? जो डायरेक्ट होते हैं, इफेक्टिव डायरेक्टली हो रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है? वो डायरेक्ट यूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बिजनेस एंटिटीज यूज करती हैं, ठीक है, गैप में, वो सबसे पहले तो बैलेंस शीट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेक होल्डर्स इक्विटी है, ठीक है। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, बट आर नॉट एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स और अकाउंट्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जो है वो उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहते। पर्पस नोट्स के क्या होते हैं कि वो प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेटिव डिस्क्लोजर्स, जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यूएस गैप, वो आप उसमें डिस्क्लोज कर रहे होगे। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि आईएफआरएस और यूएस गैप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आईएफआरएस ऑब्वियसली आर प्रिंसिपल बेस्ड, यूएस गैप इज रूल बेस्ड, सॉरी। तो आईएफआरएस जो प्रिंसिपल बेस्ड है और रूल बेस्ड की, आप इसको मिसाल इस तरह समझ सकते हैं कि भाई कहीं जगहों पे गाड़ी पे लिखा होता है कि ड्राइव स्लोली, ठीक है, और कहीं लिखा होता है ड्राइव सेफली, ठीक है। अब ड्राइव सेफली रिटर्न है और एक जगह पे लिखा हुआ है ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो प्रिंसिपल बेस्ड ड्राइव सेफली इज प्रिंसिपल बेस्ड। अब वो सेफ आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन रूल बेस्ड जब उसने लिख दिया कि भाई 80 किलोमीटर पे आपने चलना है तो 80 किलोमीटर चलना है, तो इट मीन यूएस गैप थोड़ा सा रिजिड है। आईएफआरएस आपके लिए ओपन स्पेस देता है, ठीक है। तो सेकंड ये ओपन एंड फ्लेक्सिबल, क्लोज एंड रिजिड। यूएस गैप जो है क्लोज होता है। इंटरप्रिटेशन आपकी और मेरी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उसने इंटरप्रेट यूएस गैप ने इंटरप्रेट गाइडेंस भी दी हुई है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो वहां पे आपने थोड़ा सा ज्यादा आप रूल बेस्ड हो जाओगे। और आईएफआरएस ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड चलता है, यूएस गैप वहीं चलता है जहाँ पे यूएस है और यूएस कंपनीज जो कि रेगुलेट हो रही हैं यूएस से, ठीक है, वहां पे वो अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज एसेट्स, liabilities, owner's equity at a point in any time in time, usually end of a reporting period, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी एसेट, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी को बताती है एट पॉइंट इन टाइम, एंड ऑफ अ रिपोर्टिंग पीरियड।
एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी पास्ट ट्रांजेक्शन से अरोज हुए हों, प्रेजेंटली ओन्ड बाय कंपनी, अभी कंपनी के पास हैं, विल प्रोवाइड अ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द कंपनी। ऑब्वियसली बाहर आगे जाके वो हमको एक प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा कंपनी को, तो ये हमारा एसेट कहलाएगा। ठीक है। फिर लाइबिलिटीज अरोज फ्रॉम अ पास्ट ट्रांजेक्शन। लाइबिलिटीज जो है वो क्या है कि आप अपने पास, इट अरोज फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन, पास्ट जिस तरह वो अरोज हुआ था इसी तरीके से लाइबिलिटी भी अरोज हुई है। ठीक है। और स्प्रेडली ओन्ड बाय द कंपनी, आपने वो करनी है, ओड है, आपको देनी है, विल लेड टू अ प्रोबेबल फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बाय द कंपनी। ऑब्वियसली आपके पास से कैश फ्लो या अदर फॉर्म में वो आउटफ्लो करेगा। ठीक है। फिर इक्विटी रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज नेट एसेट्स और द रेजिडुअल रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम एसेट्स। इक्विटी आपका क्या है? एंटिटीज के नेट एसेट्स हैं। जब आपने सारे आप रेजिडुअल रिमेनिंग इंटरेस्ट एसेट्स में से हटा देते हैं, लायबिलिटीज हटा देते हैं, तो जो बचता है वो आपकी इक्विटी है। ठीक है। देन करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउ टू क्लासिफाई देम इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे हेड्स आते हैं, तो पहले हम वो देख रहे हैं, फिर हम इसके अंदर जाएंगे और डेप्थ में। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो हैं वो कैश होते हैं। ठीक है। और अदर एसेट्स और रिसोर्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रियलाइज कैश। करंट एसेट्स जो आपके कैश है, या अदर एसेट्स हैं जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश। ठीक है, जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। और सोल्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो चीज कंज्यूम हो जाएगी, जो चीज बिक जाएगी, वो आपकी, आपके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। ठीक है। The operating cycle is defined in the master glossary of FASB accounting standard code codification. The average time between acquisition of material service and their final cash realization. ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में क्या कह रहा है कि जो आपने एक्वायर किया मटेरियल और आप उसका फाइनल जो अब कैश, फॉर एग्जांपल जैसे हम यान खरीदें और यान खरीदने के बाद हमने धागा खरीदा और हमने सेल करने हैं कपड़े, कपड़ा सेल करना है, हमारा फाइनल फिनिश गुड जो है कपड़ा है। तो यान खरीदने से लेके जब तक हमारे जो गुड्स सोल्ड होंगे एट द एंड, ठीक है, जो कि हमारा कपड़ा सोल्ड हो रहा है, जो फिनिश गुड्स सोल्ड हो रहा है, उसके दरमियान जो टाइम है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। फिर कैश, कैश इक्विवेलेंट्स हैव मैच्योरिटीज ऑफ 3 मंथ्स और लेस। जो कैश इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है उसकी मैच्योरिटी क्या होगी? 3 महीने या 3 महीने से लेस। मतलब 3 महीने में आप उसको रियलाइज करवा सकते हो, या कैश बेच के या कुछ भी बेच के। कैश आपने दे दिया या कोई ऐसी सिक्योरिटी जो 3 मंथ्स में रियलाइज हो जाएंगी। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी मार्केट में आप कर सकते हो। फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हम सारे करंट एसेट्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं, कैश है, फिर कैश इक्विवेलेंट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हैं, जिसको आप क्लासिफाई करो करंट एसेट्स अंडर द रेवेन्यू रिकग्निशन स्टैंडर्ड। ठीक है, ASC 606। करंट करंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिप्रेजेंट एन एंटिटी राइट टू कंसिडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ अ गुड और सर्विसेज। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसके बदले में आप उसको गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कैश में जाके आगे कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो करंट एसेट में आ रहा है। एंटिटी इज ट्रांसफर टू अ कस्टमर व्हेन द राइट इज कंडीशन ऑन समथिंग अदर देन द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एंटिटीज फ्यूचर परफॉर्मेंस, कोई भी फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो भी आपका करंट एसेट हो जाएगा। फ्यूचर परफॉर्मेंस में आपने उसको जो है परफॉर्म करके देना है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स में भी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स बोथ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स आपके करंट एसेट्स भी जा सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस। व्हेन द पेमेंट इज ड्यू बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट विद द कस्टमर, जिस तरह भी आप पेमेंट अपनी रियलाइज करवा रहे हो, मेच्योराइज करवा रहे हो, जिस तरह आप उसको ले रहे हो पेमेंट को, तो आप उस पर डिपेंड करेगा आपका कि भाई आप उसको करंट एसेट्स में ले जाओगे या फिर नॉन करंट एसेट्स में ले जाओगे। ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ डेफर्ड अकाउंट्स, कोई इंस्टॉलमेंट डेफर्ड अकाउंट्स हैं वो भी आपके जो है एसेट्स में जाएगा। नोट्स रिसीवेबल इफ दे कंफर्म जनरेट टू द नॉर्मल इन्वेंट्रीज, अगर कोई ऐसे नोट्स हैं जो आपने रिसीव करने हैं बंदों से इन्वेंट्री के फॉर्म में, इन्वेंट्री को सेल करने की वजह से, तो वो भी आपके जो है उसमें आएंगे। फिर इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट्स हैं। फंड्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड for current purposes if cash or cash equivalents are being held for a current purpose such as for the payment of existing obligation due within a year or the operating cycle whichever is longer as a or as a compensating balance to support short term borrowing। फंड्स जो रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर द करंट पर्पस, ठीक है, जो करंट पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कैश हैं या कैश इक्विवेलेंट हैं, such as payment for existing obligation due within a year of the operating cycle whichever is longer or is a compensating balance to support short term borrowing। the cash should be reported as separate line in the current sections of the balance sheet। इसको आप अलग से रिपोर्ट करोगे क्योंकि ये एक जो है फंड्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर करंट पर्पस है। ठीक है। More information below under the restricted cash and asset that could be either current or non current। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड कैश है
ये हमारा करंट भी हो सकता है, ये हमारा नॉन करंट भी हो सकता है, तो हम इसको आगे भी देखेंगे। नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो है वो एसेट्स हैं और रिसोर्सेज हैं अदर देन दोज दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कैश और सोल्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और रिसोर्सेज जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश अदर देन दोस्त, जो इसके अलावा है, जो ऑपरेटिंग साइकिल में आपको नहीं लगता कि वो रिलाइज हो जाएंगे, वो नॉन करंट एसेट में चले जाएंगे। ठीक है, कैश एंड क्लेम्स टू कैश कमिटेड, कमिटेड कैश, कोई क्लेम्स है, इस तरह की चीजें हैं, कैश या क्लेम्स टू कैश जो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं होगी, तो वो भी आपकी जो है वो नॉन करंट एसेट में आएगा। फिर हेल्ड टू मेच्योरिटी, हेल्ड टू मेच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज, ये भी आपके नॉन इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस वेदर मार्केटेबल और नॉट मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल, ये भी आपके नॉन करेंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, फिर फॉर इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस वेदर मार्केटेबल और नॉट मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल फॉर एफिलिएशन और अदर अकाउंट अदर कंटिन्यूइंग बिजनेस एडवांटेज, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई एडवांसेस दिए हैं, जो कि आपने पर्पस क्या है कि आपने कंट्रोल अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल एसोसी, आपने कोई एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और अदर कंटिन्यूइंग बिजनेस एडवांटेज, कोई आपने बिजनेस एडवांटेज के लिए कहीं पे ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है, तो वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स में आ रहा है। ठीक है,